हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों बायोलॉजी। आप बायोलॉजी का ये 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने कोशिका स्टार्ट किया था और कोशिका में मैंने बताया था कि कोशिका क्या होता है, कोशिका कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा था कि कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि गाल्जी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है और लवक क्या होता है। ये सब चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी मैं साइंस का पोर्शन करा रहा हूँ बायोलॉजी का, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन है। ये सारे टॉपिक सिलेबस में मेंशन है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे चाहे किसी भी एग्जाम का, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग देखेंगे। पहले तो ये इसका फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, इसमें क्या क्या पाया जाता है तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसके बाद से इसमें मैट्रिक्स पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे कण के रूप में मैट्रिक्स पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर क्रिस्टी पाया जाता है। फिर इसके अंदर पराक्सीसोम पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पराक्सीसोम निम्न में से किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोजाइम में, लवक में। तो आप याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और राइबोसोम पाया जाता है 70S का। ठीक है, और उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है और इसमें जीनों की संख्या कितनी होती है, 37 होती है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि इसमें क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, तो दोहरी झिल्ली से ढकी होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन से ढकी होती है। यह अर्ध स्वायत्त यानी कि सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज कोलकर ने किया था। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो कोलकर ने किया था। लेकिन अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया है कि किसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा है, तो अल्टमैन ने कहा है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है, तो वेंडा ने दिया है। अल्टमैन ने क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो केलकर ने की है। दोस्तों, इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, और कोशिका को ही यह कोशिका का पावर हाउस है। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कोशिका का पावर हाउस कौन होता है। ऑप्शन दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम और लवक। तो आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जिसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और इसमें ग्लूकोज के जलने से एटीपी की फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, याद रखिएगा एटीपी का फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। यानी श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के जलने से हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और इस एटीपी की ऊर्जा को क्या कहते हैं, क्वाइन कहा जाता है। आपसे ये भी एक बार क्वेश्चन, हमें लगता है कि सीटेट में या केबीएस के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एटीपी की ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो एटीपी की ऊर्जा को क्वाइन कहते हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है कि यह एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बनता है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पदार्थ एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, तो गोल्जी बॉडी पाया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, यानी कैमिलो गोल्जी। और इनका नाम का लास्ट वर्ड क्या है, गोल्जी है। तो आप इसे भी याद रखें थे, गोल्जी खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने। और इन्हीं के नाम पे इसे गोल्जी बॉडी नाम कर दिया गया। ठीक है, यह जंतु कोशिका में ज़्यादा सक्रिय होता है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्न में से गोल्जी बॉडी किस में ज़्यादा सक्रिय होता है, जंतु में, प्लांट में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप याद रखिए कि जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी ज़्यादा सक्रिय होता है और प्लांट कोशिका में कम सक्रिय होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और प्लांट सेल में यह डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो प्लांट में यह डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। और जो गोल्जी बॉडी है यह लाइपोप्रोटीन से बनता है। ये भी आप याद रखिएगा
क्योंकि आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दोस्तों ये जो नोट्स बनाया गया ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए प्रश्नों को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये जितने भी फैक्ट मैं करा रहा हूँ ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इस नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। और इसको अगर आप ईमानदारी से तैयार कर लिए, एक एक चीज़ अगर आप अपनी जुबान पर याद कर लिए रिवीजन करके, तो समझ लीजिए कि आपका आराम से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, चाहे वो सुपर टेट हो, केवीएस हो, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यह एंजाइम और हार्मोन्स का श्रावण करता है। आप याद रखिए कि गोल्जी बॉडी पूछ लेगा, गोल्जी बॉडी निम्न में से किसका श्रावण करता है, तो यह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रावण करता है। ये बात याद रखिएगा। श्रावण का मतलब क्या होता है? सिक्रीशन, इंग्लिश में इसको सिक्रीशन बोलते हैं, यानी यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करता है। और यह कोशिका का स्त्रावी अंग है। ये भी याद रखिएगा कि यह कोशिका का कौन सा अंग है, तो स्त्रावी अंग कहते हैं। ठीक है। और यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम के निर्माण में सहायक कौन होता है, तो गोल्जी बॉडी होता है। और इसे पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी जानते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पैकेजिंग मटेरियल के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है, तो आपसे ऑप्शन दे देगा लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड। तो आप याद रखिए कि गोल्जी बॉडी ही पैकेजिंग मटेरियल के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी ड्यूवे ने। याद रखिएगा, डी ड्यूवे ने लाइसोसोम की खोज की थी, जो जंतु कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन यह प्लांट में उपस्थित नहीं होता है। यानी कि यह जानवरों में तो पाया जाता है लेकिन यह पौधों में नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता, तो लाइसोसोम। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो डाइजेशन एंजाइम है, जो एक क्या है, जो एक डाइजेशन एंजाइम है। आप इसे भी याद रखिएगा। और यह घाव भरने में सहायक होता है। ये एक बार नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से घाव भरने में सहायक कौन सा होता है, तो लाइसोसोम होता है। ऑप्शन दे देगा लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा लाइसोसोम जो होता है वह आपके घाव भरने में सहायक होता है। यानी ये आपके एग्जाम के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है। और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोनों फैक्ट ये लास्ट के आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन कई बार कि निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःद्रव्यी जलिका बोलते हैं। और ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर। ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये स्मूथ और ये जो ये ऐसे जो लाइन है, इसके अंदर जो चिपके हुए रेसे के अंदर जो चिपके गोल गोल से पदार्थ है, ये क्या है, ये लिपिड है, मतलब वसा के कण है। ठीक है। यानी इसकी खोज किसने की थी, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने की थी। कब की थी, 1945 ईस्वी में। आप इसे भी याद रखिएगा। और यह लाइपोप्रोटीन से बना होता है। लाइपोप्रोटीन मतलब क्या, लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है। आप इसे याद रखिएगा। और इसके दो काम होते हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो काम होते हैं। पहला, प्रोटीन प्लस वसा का संश्लेषण करना। और ठीक है, यानी पहला काम क्या होता है, प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करना। और इसके अंतर्गत खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता था। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है। आप इसे भी याद रखिएगा। और दूसरा काम क्या करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दूसरा काम करता है कि यह सेल डिवीजन में सहायक होता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल डिवीजन में से निम्न में से कौन सा सहायक होता है, तो आप याद रखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके सेल डिवीजन में सहायक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है और यह कहाँ पाया जाता है, तो राइबोसोम होता है, यह प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है।
यह प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी खोज किसने की थी, यानी राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जीई पैलाडे ने की थी। कई बार सीटेट में आपके और यूपी टेट में एग्जाम में ये पूछा गया है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जीई पैलाडे ने किया है। ठीक है, और यह आरआरएनए से, यह आरआरएनए यानी कि रिवर्स आरएनए से बना होता है और यह टोटल आरएनए का 80% होता है। आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि आरआरएनए से बना, यानी यह टोटल राइबोसोम टोटल आरएनए का कितना प्रतिशत होता है, तो 80% होता है। और यह एक क्रिस्टलीय संरचना है जिसमें कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और राइबोसोम किसका काम करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, आप इसे भी याद रखेंगे। और राइबोसोम जो होता है वह 2 खंडों से बनता है। ठीक है, 80S यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है जबकि 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यानी 80S राइबोसोम जहाँ भी दिखे, यानी कि अगर आपको कहीं भी दिखे 80S राइबोसोम तो आप समझ लीजिए कि वह यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है, जबकि 70S वाला जो राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं लवक। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है, यह हमेशा पौधों की कोशिका में किसमें पाया जाता है, तो यह हमेशा पौधों की कोशिका में पाया जाता है। आप इसे भी याद रखे हैं। और लवक 3 प्रकार का होता है। ठीक, लवक कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। अब इन तीनों के काम क्या क्या होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक जो होता है यह पौधों के उस भाग में पाया जाएगा जहां पर सनलाइट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये ईवीएस में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सनलाइट, निम्न में से सनलाइट जहां नहीं पड़ता है वहां पे कौन सा लवक पाया जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक पाया जाता है। अवर्णी का मतलब ये होता है क्या, अवर्णी मतलब जिसका वर्णी ना हो, तो मतलब क्या होता है, ये सनलाइट के में मतलब जहाँ सनलाइट नहीं पड़ता है वहाँ पे पाया जाता है। और पौधों में कहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ता है, तो जड़ में, जड़ के अंदर सनलाइट नहीं पड़ता है, इसीलिए अवर्णी लवक जड़ में पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, यह रंग देने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ये जब पंखुड़ियों का जैसे फूलों का जो रंग होता है, जैसे कि बैगनी, नीला, उसके बाद से गुलाबी, तो ये किसके कारण होता है, तो जब पंखुड़ियों का जो रंग डिसाइड होता है वो क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक के कारण होता है। और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधों मतलब फूलों में रंग देने के लिए कौन सा लवक उत्तरदायी है, तो आप याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक उत्तरदायी होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यानी कि हरित लवक क्या होता है, यह हरे भाग की कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है ये कि फूलों की पंखुड़ियों में रंग देने के लिए उत्तरदायी लवक कौन सा होता है, तो वर्णी लवक होता है। आप इसे भी याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हरित लवक क्या होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की ये संरचना है, आप ये संरचना है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है और इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S का, आप इसे भी याद रखिएगा। और इसमें स्ट्रोमा पाया जाता है और इसमें ग्रेना भी पाया जाता है। स्ट्रोमा का क्या काम होता है, ग्रेना का क्या काम होता है, हम आगे पढ़ेंगे। हरित लवक के अंतर्गत इन दोनों का काम क्या होता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी हरित लवक में क्या होता है, तो हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आप याद रखिएगा हरित लवक में यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल H2O के 12 अणु मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल के माध्यम से ग्लूकोज बनाते हैं, यानी C6H12O6 बनाते हैं। और 6 अणु जल बनाते हैं और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनाते हैं। लेकिन इनमें से मेन प्रोडक्ट कौन होता है, तो इसमें मेन प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज इसमें मेन प्रोडक्ट होता है, यानी कि मुख्य उत्पाद होता है, जबकि ऑक्सीजन उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट होता है। आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसी तरीके से
अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? तो 2 चरणों में होती है। पहला प्रकाश की उपस्थिति में और दूसरा होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में। यानी कि जब रात का समय होता है तो भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जो रात में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जो पौधे, वो किस माध्यम से करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, ये यहीं पे ग्रेना और स्ट्रोमा का कार्य होता है। तो अगर प्रकाश की उपस्थिति में अगर यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, यानी प्रकाश की उपस्थिति यानी दिन के समय में अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो किसके द्वारा होती है? तो ग्रेना के द्वारा होती है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश होने वाला प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है? तो ग्रेना के माध्यम से होता है। और इसमें H2O जो है यानी जल है जो है वह ऑक्सीजन और एनर्जी में बदलता है। ठीक है, उसी तरीके से प्रकाश की अनुपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो किस माध्यम से होती है? तो स्ट्रोमा के माध्यम से होती है। आप इसे भी याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछो कि रात में जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं वह निम्न में से किस माध्यम से करते हैं? तो स्ट्रोमा के माध्यम से करते हैं। आप इसे याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सेंट्रल एग्जाम जो होते हैं जैसे केबीएस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज का इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी की क्लास, और ये बायोलॉजी की 7वीं क्लास है। ठीक है, इसी तरीके से बायोलॉजी को हम लोग धीरे धीरे एकदम आराम से ख़त्म करेंगे। बायोलॉजी साइंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से, उसके बाद से फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को मैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं उस क्वेश्चन को मैं बताते हुए कि यहाँ पे क्वेश्चन बना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं आपको बताते हुए पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम आराम से मेहनत करिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। वैकेंसी आए ना आए, इस बार फाइट बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग बिना लेट किए, अभी 3-4 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी, तो 3-4 महीने अभी आपके पास तैयारी का समय है। तो इस 3 से 4 महीने को अच्छे से आप लोग यूज कर लेंगे तो आपका आराम से 120 प्लस, चाहे वो केबीएस हो, और सुनने में आ रहा है कि केबीएस की जो वैकेंसी है वो सुपर टेट से पहले आएगी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा इस वैकेंसी को। तो इसलिए आप लोग इसके केबीएस की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं केबीएस का बुक भी आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत,